नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं अनंत भट्ट। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव इंडिया का इलेक्शन डेटा सेंटर में आज बात होगी राजस्थान की। राजस्थान के समीकरणों को हम डिकोड करेंगे और इसमें हमारे साथ इस सफर में मौजूद रहेंगे दो खास मेहमान। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा अविनाश कल्ला जी, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो राजस्थान के समीकरणों की जब बात आती है तो विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है। विधानसभा में हर 5 साल में राज बदल जाता है और ये रिवाज काफी सालों से चला आ रहा है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो सवाल बड़ा ये है कि इस बार जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या है, यही डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के कुछ आंकड़ों की, जिससे आपको तस्वीर का अंदाजा लग पाएगा। तो 5 चुनाव का विश्लेषण आंकड़ों के जरिए हम आपके सामने कर रहे हैं। 1999 से अगर शुरुआत करें तो बीजेपी को 16 सीटें मिली थी और 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 25 जीती, 2014 में भी 25 जीती। वैसे 2019 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 24 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और 1 सीट गई थी उसकी सहयोगी आरएलपी के खाते में। तो ये तो बात हो गई बीजेपी की। 5 चुनाव का पूरा समीकरण बीजेपी का आपके सामने आंकड़ों के जरिए। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। 1999 में 9 सीट और जो घटते घटते 2019 की अगर हम बात करें तो शून्य पर आ गई। 2014 में भी शून्य ही रहा था कांग्रेस का स्कोर लोकसभा चुनाव के अंदर। अब जरा वोट परसेंटेज के जरिए चीजों को हम देख लेते हैं, तौल लेते हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की तो 1999 में बीजेपी का जो पूरा का पूरा वोट परसेंटेज था वो 47% था, जो 2019 तक आते आते बढ़कर 61% हो गया। 2014 में 55% वोट बीजेपी को पड़े थे। तो ये पूरा वोट प्रतिशत बताता है कि बीजेपी की बंपर परफॉर्मेंस का कारण क्या है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 1999 में 45% वोट कांग्रेस को पड़े थे, जो 2019 तक घटकर 34% हो गए। तो ये पूरा का पूरा वोट प्रतिशत सीटों के जरिए आपने इस समीकरण को समझ लिया। सबसे पहला सवाल मेरा अविनाश जी से। अविनाश जी, सबसे अहम और बड़ा सवाल इस समय यही है कि बीजेपी क्या इस बार जो क्लीन स्वीप की हैट्रिक है उसे दोहरा पाएगी? बीजेपी कहां खड़ी है, कांग्रेस कहां खड़ी है? आनंद जी, मैं एक बात कहूंगा कि अभी जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं उसमें 25-0 की उम्मीद सबके द्वारा की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ सीटें ऐसी है जहां पेच फंसा हुआ है। तो अभी कहना कि क्लीन स्वीप होगा ये बहुत जल्दी होगी। इस बार 2 चुनावों के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं, 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला कड़ा है और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अगर 2 या 3 सीट हार जाए तो इसमें अचरज नहीं होगी, क्योंकि उनका इस बार भी पिछले 2 चुनाव की तरह चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन इस बार कुछ कुछ एरियाज में अगर आप जाएं तो पॉकेट्स में लोग लोकल फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं। कई जगह फाइट ट्रायंगुलर हो चुकी है। तो वो सारे मुद्दे हैं। अभी एक संक्षिप्त में कहूं, 25-0 मुश्किल लग रहा है। अमिताभ जी, जब हम वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो विधानसभा में अलग नजर आता है, लोकसभा में अलग नजर आता है। इस बार क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है कि क्या वोटिंग पैटर्न हो सकता है? क्या दोहराएंगे वोटर्स अपने वोटिंग पैटर्न को या फिर कुछ अलग भी हो सकता है? देखिए, लार्जली तो स्प्लिट वोटिंग हमें देखने को मिला है विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में। लेकिन हो सकता है कि इस बार हमें सिमिलर वोटिंग देखने को मिले, यानी विधानसभा में भी भाजपा को बहुमत मिली थी और लोकसभा में भी भाजपा को ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि हैट्रिक जो है 25-0 की वो मुश्किल लग रही है, क्योंकि पिछली बार 2 बार से लगातार भाजपा 25/25 सीटें वहां जीत रही है। उसके पक्ष में जो बात काम करती है वो ये है कि 25% वोट शेयर की लीड है, जैसा आपने बताया अभी। तो 25% वोट शेयर की लीड को पाटना जो है वो उतना आसान नहीं होता है। भाजपा के पास मजबूत चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव को कुछ सीटों में और कुछ क्षेत्रों में लोकल करने में कामयाब रही है, जिसकी वजह से जो है कुछ सीटों में, जैसा अविनाश जी कह रहे हैं, मामला जो है वो कांटे की टक्कर हो गई है और देखना पड़ेगा कि रिजल्ट किस तरफ होता है। अब हम बात कर लेते हैं जातीय समीकरणों की भी। जातीय समीकरणों का ग्राफ अगर हम दिखाएं आपको वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से तो पूरा खेल आपको समझ में आएगा, क्योंकि राजस्थान में जाति भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जाति से जुड़े आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पक्ष में तमाम जातियों ने बंपर वोटिंग की है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट वोटर हो। तो बीजेपी के पक्ष में एक बंपर वोटिंग यहां पर अगड़े पिछड़े करते नजर आते हैं। अगर हम कांग्रेस के ग्राफ को देखें तो कांग्रेस के ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बात उभर कर सामने आती है वो है ये कि आदिवासी और मुस्लिम वोटर कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास दिखाते नजर आते हैं।
अविनाश जी का रुख करेंगे। अविनाश जी से हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का जातिगत समीकरण है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है चुनाव को, इस बार क्या नजर आ रहा है? जातियों की नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। ये आपने ठीक कहा अनंत, कि हमारे यहाँ अगर राजस्थान को देखें तो हम एक कास्ट डोमिनेटेड स्टेट है। वी डोंट कास्ट अवर वोट, वी वोट अवर कास्ट। तो जी जातियों का समीकरण भी अगर देखें, आपने सही फरमाया कि जाटों में एक नाराजगी है, राजपूतों में भी अब एक नाराजगी आने लगी है। तो जो पूरा शेखावटी का बेल्ट है जिसमें आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू ये 3 सीटें आती है, यहाँ पे अभी लग रहा है कि मामला कांग्रेस के फेवर में जा सकता है इन 3 सीटों में से एटलीस्ट 2 सीट पर। और उसी तरह गुर्जर वोट जो है वो भी ईस्टर्न राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट वोट है। विधानसभा में कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा, लेकिन उनको कोई लोकल गवर्नमेंट में उतनी पार्टिसिपेशन नहीं मिली, तो वो भी एक नाराजगी है। तो जाट, गुर्जर और राजपूत का कुछ कुछ सेक्टर्स में जरूर नाराजगी दिख रही है, और उनका लोकल फैक्टर से नहीं, पर जी जो बयान बगल में गुजरात में दिया उसकी वजह से आ रहा है। तो आप देखिए चूरू की जो सीट है वो पूरी इसी पे डिवाइड हो गई है कि जाट वर्सेस राजपूत सा हो गया है मामला। हालांकि दोनों पार्टियों से उम्मीदवार जाट ही लड़ रहे हैं वहां पे। तो ये शेखावटी की 3 सीटों पे ये जाट वोट बड़ा इम्पैक्ट करेगा। आपने आंकड़ा दिखाया, उसमें था करीब करीब 85% वोट पिछली बार जाट का भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार उसकी संख्या अगर चेंज होती है तो वो शायद सीटों में आप उसका इफेक्ट देख पाएंगे। अमिताभ जी, आपके नजरिए में जातियों का इस समीकरण इस बार क्या तस्वीर पेश कर रहा है? देखिए 31% यहाँ आबादी SC/ST पॉपुलेशन है, तो वो वोट बहुत किंग मेकर हो जाता है बहुत सारी सीटों पर जो नॉन रिजर्व्ड है। और जाट और राजपूत समाज की वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई हमेशा हर चुनाव में हमको देखने को मिली है। इस बार क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी NDA ब्लॉक छोड़ करके इंडिया ब्लॉक में आ गई है, कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है, और क्योंकि थोड़ा वहाँ पर किसानों में भी असंतोष है किसान आंदोलन की वजह से, तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जाट वोट जो है इस बार इंडिया ब्लॉक को पड़ सकता है, और गुर्जर समाज का वोट भी सचिन पायलट जो है वो अपने बलबूते पर कांग्रेस पार्टी की तरफ झुका सकते हैं। और देखना होगा कि एक्चुअली जो है ये सारे वोट ब्लॉक्स किसको सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने अभी तक 2 चुनावों में भाजपा को सपोर्ट किया है। और जब बात होती है चुनाव की तो महिला वोटर्स पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फटाफट देख लेते हैं कि राजस्थान में कैसे महिला वोटर्स की भागीदारी बढ़ती गई और बीजेपी के लिए वरदान साबित होती गई। हम शुरुआत कर रहे हैं 2009 से। 2009 के अंदर अगर आप देखेंगे तो महिला वोटर्स की संख्या थी लगभग 45% महिला वोटर्स ने हिस्सा लिया। अब हम बात कर लेते 2014 की, तो ये हो जाता है 61.1%, यानी कि महिला वोटर्स में खासा उछाल यहां पर देखने को मिला। 2019 की हम बात करें तो ये वोट मतदान प्रतिशत और बढ़ जाता है महिलाओं का, और ये हो जाता है 66.5%। और जैसे जैसे महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी, बीजेपी के लिए वरदान साबित होती चली गई। अमिताभ जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जो महिला वोटर्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आप इस समय देख रहे हैं? अगर हम बीते 3 चुनाव की बात देखें तो 22% का उछाल यहां पर देखा जा रहा है महिला वोटर्स में। 22% का उछाल है, और राजस्थान पुरुष प्रधान प्रदेश माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस लेवल और लिटरेसी लेवल्स बढ़ रही हैं, हमने देखा है कि महिलाएं जाति पाति से ऊपर उठकर, सोशो इकोनॉमिक क्लास से ऊपर उठकर अपने इंडिपेंडेंट वोटिंग डिसीजन ले रही हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे PM उज्ज्वला योजना, उसमें लगभग 68 लाख वहाँ पर बेनिफिशियरी हैं, PM आवास योजना, इन सब योजनाओं की वजह से महिलाओं का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं हमको भाजपा की तरफ देखने को मिल रहा है, और इसलिए भी ऐसा मजबूत या बम्पर रिजल्ट हमको भाजपा के पक्ष में देखने को मिला है। जी, अविनाश जी का मैं यहाँ पे रुख करूंगा। अविनाश जी, आपके नजरिए में महिला वोटर्स की इस बार के चुनाव में क्या भूमिका आप देख रहे हैं? नहीं, मैं अमिताभ जी की बात को काउंटर करूंगा कि महिलाओं को जो डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है तो वो एक स्ट्रेट रिलेशन है, जो वो देखते हैं कि इससे हमें फायदा मिल रहा है और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट वोटिंग होना है। ये, और अगर हम असेंबली इलेक्शंस में भी इनको देखें, कई ऐसी सीट थी जहां पे महिलाओं के वोटर्स ने डिफरेंस प्ले किया कि वो डिसाइडिंग वोट बन गया था। जी। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की नजरें रहेंगी कि वो इस वोट बैंक को, जो कि इंडिपेंडेंट है और बाय एंड लार्ज कास्ट की तरफ से वोट नहीं करता, उसको कितना टैप कर पाते हैं। और इस समय हमारे साथ हमारी संवाददाता हर्षा भी जुड़ चुकी हैं, जो लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं।
जमीनी हकीकत जानने के लिए सीधे हर्षा का रुख करते हैं। हर्षा, जमीन पर आप क्या देख रही हैं? और दूसरा सवाल कि महिला फैक्टर कितना बड़ा है? देखिए, इस बार ज़रूर दिख रहा है कि जो कास्ट फैक्टर है वो कहीं न कहीं उसकी चर्चा होने लग गई है ग्राउंड पे। इसका मतलब जो जैसे अविनाश और अमिताभ जी कह रहे थे कि इस बार 25 की 25 सीटें आना एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि जब तक कास्ट की बात आने लगती है तो इसका मतलब कि जो ओवरराइडिंग कोई ओवरआर्चिंग एक तरह से जो वेव होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है और लोग जाति के आधार पर भी वोट अब कर रहे हैं। जैसे मैं बाड़मेर में हूँ तो यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत ही ज़्यादा अहम रहेंगे। उसके पहले जोधपुर में थी, वहाँ पर भी यही बात थी। दूसरी बात जो आप कह रही है वो सही है कि जो महिला वोटर है वो यूथ वोट जैसे एक अलग वोट बैंक बनता जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं जो रूढ़िवादी इलाके हैं वहाँ पर जहाँ अभी भी वो रूढ़िवादी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं तो वो ज़्यादातर अपने जो घर के पुरुष हैं या जो लोग उनको कहते हैं घर वाले कि कहाँ वोट डालना है वहाँ पे डालती है। लेकिन पिछली बार कुछ ऐसे मुद्दे रहे थे जिसपे उन्होंने उसको सोच समझ के वोट डाला था, खासकर जो ट्रिपल तलाक को हटाने का मुद्दा था उसको लेकर महिलाओं ने एक अलग से वोट डाला था। तो ये जो ट्रेंड्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग समीकरण है और दिख रहे हैं कि राजस्थान में ये बदल भी रहे हैं और इसमें अलग अलग वोट बैंक तैयार भी हो रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज बात हो रही है राजस्थान की। कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं ताकि इस तस्वीर को आप और गहराई से समझ पाएं। अब जरा हम वोट अंतर, जो मत प्रतिशत का अंतर है, औसत अंतर है, उसके हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने पिछली बार अपने बूते 24 सीटें जीती थी 2019 में, और जीत का जो औसत अंतर रहा था वो रहा था 26%। एक बड़ा अंतर होता है और ये पाटना कितना मुश्किल कितना आसान होने वाला है इस बार के चुनाव में देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज बीजेपी को पड़ा था, अगर उसमें से 10% वोट भी कांग्रेस ले ले तो क्या स्थिति होगी। 2019 में बीजेपी को जो है 24 सीट मिली थी, 1 सीट उसकी सहयोगी आरएलपी को मिली थी। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, अगर 10% वोट भी बीजेपी का चला गया तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जुड़ेंगी, लेकिन बीजेपी को 20 सीट पर जीत मिलेगी। तो बड़ी चुनौती यहां पर साफ तौर पर नजर आती है कांग्रेस के लिए। मोदी नाम पर जो वोट पड़े हैं उसका भी आंकड़ा फटाफट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं देश में 37% और राजस्थान में 49% वोट पड़े हैं। सीधे मैं रुख करना चाहूंगा अपने मेहमानों का। अमिताभ जी का मैं यहां पर रुख करूंगा। अमिताभ जी, सबसे पहले तो यही कि जो अंतर है, औसत अंतर जो रहा है 24 सीटों पर, वो 26% का रहा है। कितना मुश्किल कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए इसको पाटना? ये बहुत मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि जैसा आपने बताया, अगर 10% वोट भी कांग्रेस पार्टी भाजपा से छीन लेती है, काट लेती है उसका, तो भी सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाएगी। और 10% वोट काटने का मतलब है 20% स्विंग, क्योंकि 10% भाजपा का कम होगा और कांग्रेस पार्टी का 10% बढ़ेगा। ये 20% स्विंग अमूमन चुनावों में देखने को मिलता नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण जो भाजपा की जीत का है, जो भाजपा की जीत का अभी तक रहा है, वो है मोदी फैक्टर, जो आपने दिखा दिया। जो पूरे देश में 3 में से 1 वोटर भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट करता है, वही राजस्थान में आंकड़ा हर 2 में से 1 वोटर है। हर्षा, आप इस बार के अगर चुनाव को हम देखें तो कांग्रेस का गठबंधन है, अंडरस्टैंडिंग है, सीपीएम के साथ है, आरएलपी के साथ है, जो लोकल पार्टी है उनके साथ देखने को मिल रही है। ये कितना बड़ा फैक्टर यहाँ पर है, क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? इस बार आरएलपी नागौर की जो सीट है वो वन ऑफ द सीट्स है जहां पर पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन आरएलपी भी एक स्ट्रांग फाइट दे रही है और हनुमान बेनीवाल एक कम्युनिटी लीडर है, तो कम्युनिटी के नाम पे वो वोट्स मांग रहे हैं। दूसरी जो बात है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात है, साउथ राजस्थान की बात है, वहाँ पे एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं देयर इज बीन एब्सोल्युटली गड़बड़ हुआ है वहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस अलायंस करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार
पहले तो उसने जाके अपना नामांकन दाखिल कर दिया, फिर विड्रॉल का टाइम आ गया तो गायब हो गया, फिर बाद में कहा कि भाई मेरे साथ विश्वासघात आया। वहाँ पर कांग्रेस ही अपने खिलाफ प्रचार कर रही है और कह रही है कि जो राउत की पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसको वोट दो। तो वहाँ पर किस तरह से जातिगत समीकरण बनेंगे देखना आगे है, लेकिन वहाँ पर जो आदिवासी वोट बैंक है वो बहुत ही अहम है। और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अलायंस ठीक से मैनेज नहीं किया है तो उसका वो खामियाजा भुगत सकती है। अविनाश जी, जब सारे फैक्टर्स पर हम बात कर रहे हैं तो उन सब फैक्टर्स के मद्देनजर अगर हम मोदी फैक्टर को देखें तो क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक ही फैक्टर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रचार। आप पूरे प्रदेश में कहीं घूम जाइए, आपको कहीं पे भी कैंडिडेट के पोस्टर्स नहीं देखेंगे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जैसा अभी हर्षा ने भी कहा, ग्राउंड पे कुछ इस तरह की हालात बन गए हैं कुछ पॉकेट्स में। तो ये जो आप 10% वोट स्विंग है, इस पे अमिताभ जी ने पक्ष रखा अपना। लेकिन जैसे हमने बीटीपी की बात करी, जो साउथ राजस्थान में जो सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर की, वो एक फंसी हुई सीट है। वहां इलेक्शन लोकल फैक्टर पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई अपना कैंडिडेट नहीं था, उन्होंने कांग्रेस से इंपोर्ट किया कैंडिडेट और कांग्रेस अलायंस मैनेज नहीं कर पाई। तो इसलिए हम कहते हैं वो सीट देखने लायक होगी। चूरू में जैसे हमने बात करी, कास्ट डिवाइड पे लाइन है। बाड़मेर जहां की बात चल रही है, वहां दोनों कांग्रेस और भाजपा से जाट उम्मीदवार है और उनको चैलेंज कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट जो राजपूत समाज से आते हैं। तो 18% के करीब जाट वोट है और 13.5% राजपूत वोट है। तो डिपेंड करेगा कि ये वोट किस तरह स्प्लिट होता है। और आरएलपी तो है ये जो एक लोकल एरिया में नागौर और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान की कुछ जगहों पे जाट वोट को कमांड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। अमिताभ जी का भी शुक्रिया, हर्षा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया देखते रहिए।